कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चाहे अलग अलग हो भाषा, चाहे वेश अनेक हो, चाहे रंग अनेक हो, कहीं सार हो गीता का तो कहीं पुराने पढ़े जाते, कहीं बात हो गुरबाणी की। कहीं बाइबल पढ़ी जाती। एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। हम सब की पहचान हमारी भाषा से है। अगर हम मराठी बोलते हैं तो हम मराठी कहलाते हैं, बंगला बोलते हैं तो बंगाली कहलाते हैं और कन्नड़ बोलते हैं तो तमिल कहलाते हैं। अब भाषा के माध्यम से ही इंसान अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने प्रकट करता है। साथ ही भाषा के सहारे ही साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। भाषा और साहित्य का संबंध अभिन्न है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही इंसान अपने मन के अंदर की रचना को साहित्य के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत कर सकता है। भाषा के अभाव में साहित्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। भाषा और साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं। वहीं विभिन्न कालखंड में भाषा के विभिन्न रूपों के दर्शन हमें उस भाषा के साहित्य से होता है। आज के इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के एपिसोड में हम आपको झारखंड के नागपुरी भाषा, उसके साहित्य और एक युवा उभरते लेखक से रूबरू कराएंगे। भाषा विचार और भाव के आदान प्रदान का एक माध्यम है। भाषा के द्वारा हम अपनी भाव और विचार को दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के बिना मनुष्य पशु के समान है। भाषा के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाता है। भाषा का आविष्कार व विकास मनुष्य का विकास है। मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भाषा का बहुत महत्व है। पूरे देश की तरह ही झारखंड के भाषाओं में विविधता है। यहाँ हिंदी के साथ नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली, अंगिका, उर्दू, सादरी, कुरुख, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया आदि क्षेत्रीय भाषा भी बोली जाती है। झारखंड के अंतर्गत बहुत सारे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है, जिसमें झारखंड के अंतर्गत तीन भाषा परिवार हैं, जिसमें आर्य भाषा परिवार, आगन्य और द्रविड़ भाषा परिवार है। इसमें से ये जितने भी 9 भाषा जो है ये इसी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, जिसमें से आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत नागपुरी, खोट्ठा, कुरमाली और पीपीजी, जिसको हम लोग पंचपरगनिया भी बोलते हैं। उसी तरह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आपका कुड़ुक और मालतो, और आगन्य भाषा परिवार के अंतर्गत जो जनजातीय भाषा जो यहाँ का झारखंड का माना जाता है, जैसे संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया। झारखंड में यूँ तो कई प्रकार की भाषा बोली जाती है। यहाँ हर क्षेत्र में अपनी एक अलग भाषा है। झारखंड के छोटा नागपुर इलाकों में जो भाषा बोली जाती है वो नागपुरी भाषा कहलाती है। नागपुरी भाषा झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, असम और उड़ीसा के राज्य के कुछ भाग में बोले जाने वाली एक आर्य भाषा है। नागपुरी भाषा प्राचीन काल से झारखंड की सबसे लोकप्रिय भाषा रही है, जो कि आर्य परिवार की भाषा है। ये भाषा संपूर्ण झारखंड का आधार है, जो यहाँ के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है। नागपुरी भाषा सदान जाति की मातृभाषा है। वहीं नागवंश के शासन काल में इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया, जिसके बाद धीरे धीरे नागपुरी सदानों के अतिरिक्त मुंडा, खड़िया, उरांव आदि के द्वारा संपर्क भाषा के तौर पर इस्तेमाल की जाने लगी। नागपुरी नाम से पूर्व इस भाषा को सदानी, सादरी एवं गंवारी नाम से भी जाना जाता था, जो कि अंततः नागपुरी नाम से प्रचलित हो गई। आज नागपुरी झारखंड के रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम,
लातेहार, छत्तीसगढ़ के जसपुर, सरगुजा, कोरवा एवं उड़ीसा के सुंदरगढ़ और बारीपदा तथा असम के चाय बागानों में बोली जाती है। नागपुरी भाषा के उदय को लेकर विद्वानों का अलग अलग मत रहा है। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रिसियन ने अपने ग्रंथ द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में नागपुरी को भोजपुरी की एक उपबोली कहा है। कई इतिहासकारों का मानना है कि इस क्षेत्र में नागवंशी राजाओं के शासन के कारण इस भाषा का नाम नागपुरी हुआ। वहीं नागपुरी भाषा बोलने वालों को नागपुरिया कहा जाता है। नागपुरी भाषा का एक विशेष मतलब महत्व है और इसका खास करके इसलिए भी महत्व है क्योंकि हम लोग पहले देखे हैं, पढ़े हैं कि नागवंशी के शासनकाल में जो कि इससे पहले जैसे फनी मुकुट राय जो कि जब उनका शासनकाल था तो उस समय नागपुरी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, जिसके अंतर्गत जितने भी आपका सरकारी कामकाज हो वो मतलब नागपुरी पर ही विशेष रूप से होता था। चाहे जितने भी आपका उस समय जो सर्वप्रथम जैसे गीत का भी रचना हुआ तो वो मतलब नागपुरी भाषा में हुआ और इसको लेकर के बहुत सारे विद्वानों का बहुत अलग अलग मत है। जैसे कि हम लोग कोई जैसे जॉर्ज ग्रिसियन का नाम सुने होंगे, उन्होंने नागपुरी भाषा को भोजपुरी का उपबोली बोला है। लेकिन हम लोग का जो भी यहाँ का क्षेत्रीय जो विद्वान लोग हैं जैसे डॉक्टर बीपी केसरी, आपका तिवारी, उपेंद्र तिवारी, ये लोग जो उनके जो भी था उनको उन्होंने काट करके बतलाया कि ये जो भाषा है इनका अपनी एक आर्य भाषा के अंतर्गत इनका एक विशेष भाषा परिवार है। इस तरह से नागपुरी भाषा का बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान है और इनका अपना एक भाषा साहित्य है और ये एक तरह से स्वतंत्र भाषा के रूप में। झारखंड के अलावे इससे पहले भी मैं बताया जैसे आसाम में देखिए, आपका छत्तीसगढ़ जो कि पड़ोसी राज्य है, आपका बिहार में भी, पश्चिम बंगाल में भी इसका प्रभाव मतलब है और बहुत सारे ज़िले हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत जोरदार तरीके से मतलब इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसी भी काल में समाज के मानसिक तथा सांस्कृतिक उन्नति और सभ्यता के विकास का साक्षी होता है। साहित्य एक ओर जहां समाज को प्रभावित करता है, वहीं दूसरी ओर वह समाज से प्रभावित भी होता है। साहित्य शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। पहला शब्द है सा, जिसका मतलब होता है साथ साथ, जबकि दूसरा शब्द है हित अर्थात कल्याण। इस तरह से साहित्य का अभिप्राय ऐसी लेखिक सामग्री से है जिसके प्रत्येक शब्द और प्रत्येक अर्थ में लोकहित की भावना समाहित रहती है। भारत में भी सनातन काल से ही साहित्य का बोलबाला रहा है। यहाँ के हर प्रांत का अपना अलग साहित्य है, लेकिन अगर बात करें नागपुरी की तो इसकी साहित्य अपनी एक अलग पहचान रखती है। रघुनाथ निरुक्ति का नाम सुने होंगे हम लोग नागपुरी साहित्य के क्षेत्र में। वो राजा भी थे नागवंशी के और उनको प्रथम कवि बोला जाता है क्योंकि वो जो उनके ही शासनकाल से मतलब लिखने का जो आया यहाँ पे तो उनको प्रथम कवि माना जाता है। और उसी समय से मतलब नागपुरी में आपका गीत उससे पहले भी था लेकिन उसका लिखित रूप नहीं मिलता है, तो उनके समय से इधर इनका बढ़ा। और नागपुरी साहित्य जगत में देखा जाए तो सभी विधा में जैसे आप गीत में देख सकते हैं, आपका नाटक है, उपन्यास है, इस तरह से मतलब कहानी है, तो आप इस तरह से बहुत सारे मतलब इनका विधा सभी रूप में अभी इनका रचना हो रही है और आगे भी होते रहेगी। और देखते हैं कि अभी जो झारखंड में देख सकते हैं JSSC का सिलेबस हो या JPSC का सिलेबस हो तो उसमें भी नागपुरी से संबंधित जो भी लोक कथा, लोक
गीत से संबंधित उपन्यास, नाटक सभी को मतलब सिलेबस में भी डाला गया था, जिससे कि मतलब इस साहित्य का मतलब बढ़ावा हो रहा है। सभी विधा का इसमें आपका वर्णन मिल जाता है नागपुरी में। तो इसमें से आप जैसे कृष्ण भक्ति हो, उससे संबंधित आपको बहुत सारे लोकगीत मिल जाएंगे। उसी तरह आपका यहाँ जो प्रकृति से संबंधित है, आपका यहाँ पे जैसे हम लोग देखे होंगे हिंदी में जैसे रस, जैसे वीर रस, आपका करुण रस या भक्ति रस, तो ये सभी तरह के रस से संबंधित आपको बहुत सारे गीत मिल जाएंगे। जैसे वीर रस का आपको जैसे लाल रन विजयनाथ सहदेव का नाम सुने होंगे, उनका बहुत सारे जो गीत है, जो कि झारखंड आंदोलन में भी उनका ऐसा गीत है जो कि लोग सुनकर मतलब झारखंड आंदोलन, झारखंड को अलग करने के लिए बहुत सारे जो उनके गीत हैं उनको सुनकर लोग आगे मतलब बढ़े। उसी तरह आप देखिएगा कृष्ण भक्ति से संबंधित और आपका प्रकृति से संबंधित, इस तरह से बहुत सारे गीत हैं। नागपुरी भाषा का साहित्य भंडार बहुत ही समृद्ध है। आज ये झारखंड की सर्वमान्य और सबसे विकसित भाषा है। इसका अपना खुद का साहित्य है, जो लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य दोनों रूप में प्राप्त है। इसका लोक साहित्य, लोक गीत, लोक गाथा, लोक कथा, पहेली, मुहावरा और मंत्र से भरा पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ इसका आधुनिक शिष्ट साहित्य भी निरंतर विकासशील है। कहानी, उपन्यास, कविता, यात्रा, वृत्तांत आदि रचनाएं नागपुरी के विशिष्ट साहित्य में अधिक मात्रा में उपलब्ध है। नागपुरी भाषा में काव्यों की रचना 17वीं शताब्दी में शुरू हुई। नागवंशी राजाओं और रामगढ़ के राजाओं के शासन काल के दौरान देवनागरी और कैथी लिपि में कई नागपुरी कविताएं लिखी गईं। नागपुरी साहित्य के अंतर्गत लोकगीत, लोक कथा, पहेली आदि बहुत ही समृद्ध तौर पर पाई जाती हैं। नागपुरी लोक कथा की अगर तुलना की जाए तो ये वेदों के अध्ययन, जातक कथाएं, कथा सरित सागर, बैताल 25, सिंहासन 32, हितोपदेश, पंचतंत्र आदि कथाओं से मिलती जुलती प्रतीत होती हैं। वहीं शुरुआत काल में नागपुरी कविताओं में सगुण भक्ति धारा तथा निर्गुण भक्ति धारा की झलक साफ तौर पर दिखती थी। नागपुरी साहित्य में नागवंशावली, नागपुरी फाग शतक, लाल रचना, दुर्गाष्टशती, झूमर, सुदामा चरित्र, कृष्ण चरित्र, महाभारत, लंका कांड, फोगली बुढ़िया कर कहानी, नारद मोह लीला, करम महात्मय, ठाकुर विश्वनाथ शाही, कांटी, तेतर की छांव आदि प्रमुख रचनाएं हैं। जबकि बेनीराम मेहता द्वारा लिखित नागवंशावली एक ऐतिहासिक कृति है। वहीं नागपुरी गद्य साहित्य 19वीं ईस्वी के आसपास ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा आरंभ किया गया था। E.H. हिटली ने 1896 ईस्वी में नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा की रचना की थी। आज नागपुरी साहित्य इतनी मजबूत हो चुकी है कि इसे रांची विश्वविद्यालय और झारखंड के अन्य विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। साथ ही कई नागपुरी पत्रिकाएं रांची, शिलांग, डुआर्स और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में प्रकाशित होती हैं। नागपुरी साहित्य के विकास में कई कवियों और लेखकों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। वहीं कई नागवंशी राजाओं ने भी अपने विचारों और भावों से इसके साहित्य को सजाया है। तभी आज नागपुरी साहित्य विशेष रूप से आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में ये और आगे बढ़ेगा। किसी भी साहित्य को मतलब आगे बढ़ाने के लिए मतलब उसका एक व्याकरण
व्याकरणिक साहित्य होना चाहिए, जिससे कि लोग मतलब लोगों तक उसका जो साहित्य है किसी भी भाषा का वो मतलब पहुंच सके। तो इसी दरमियान हम लोग देखते हैं नागपुरी साहित्य में तो 1893 में मतलब H.A. व्हिटली के द्वारा मतलब जो ग्रामर लिखा गया, वो जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं इनका जो लिपि है, अभी जितने भी साहित्य जो नागपुरी का आ रहा है वो आपका देवनागरी लिपि में है, लेकिन सर्वप्रथम जो ये ग्रामर लिखा गया था, ये जो व्याकरण लिखा गया था, ये आपका रोमन लिपि में लिखा गया था, जो कि इंग्लिश मतलब भाषा में था। और इसके बाद बहुत सारे और भी ग्रामर आया। तो ये ग्रामर लाने का पीछे जैसे देखते हैं कि इस क्षेत्र में मतलब ईसाई मिशनरियों का भी सर्वप्रथम जब इस क्षेत्र में आए थे तो उनको लोगों को समझाने के लिए, लोगों को बतलाने के लिए बहुत सारे किताबों में उनको यहाँ का भाषा जानना था। यहाँ का भाषा के माध्यम से लोगों को ज़्यादा अपने तरीके से वो लोग बता सकते थे, इसलिए उन्होंने मतलब ग्रामर का मतलब रचना किया और वो लोगों से नज़दीक हुए, संपर्क में बढ़े। नागवंशी राजाओं में से कई राजा नागपुरी कवि, लेखक और रचनाकार रहे हैं। नागवंशी राजा रघुनाथ नृपति को नागपुरी का पहला कवि माना जाता है। वहीं हनुमान सिंह, जयगोविंद मिश्र, बरजू राम, महाकवि घासीराम और दास महली नागपुरी के प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं, जबकि डॉक्टर बीपी केसरी नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। नागपुरी के आधुनिक काल के कवियों की बात करें तो प्रफुल्ल कुमार रॉय, सहनी उपेंद्र पाल नहन, शिव अवतार चौधरी, लाल रणविजय नाथ सहदेव, रामदयाल मुंडा, गिरधारी राम गंझू-गिरिराज आदि प्रमुख हैं। नागपुरी साहित्य में हमेशा कमोबेश रचनाएं होते रहे हैं। इसका सारा श्रेय झारखंड के महान साहित्यकारों को जाता है, जिन्होंने ऐसी दुर्लभ कृतियों की रचना की। ऐसे ही एक युवा और उभरते हुए कलम के योद्धा हैं नागपुरी के शिक्षक साहित्यकार योगेश कुमार महतो। रांची के चानो प्रखंड के गणेशपुर गांव में जन्मे योगेश कुमार महतो उर्फ जुगनू श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में एक सहायक प्राध्यापक हैं। इसके समानांतर ये नागपुरी भाषा के साहित्यकार भी हैं। बचपन से गरीबी के कोख में पले योगेश ने चना और सिम कार्ड बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी की है। पढ़ाई खत्म करने के बाद योगेश ने नेट की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर नागपुरी भाषा के प्राध्यापक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। योगेश को बचपन से ही नागपुरी भाषा से बहुत ही लगाव था। वो अपने विद्यार्थी जीवन में अक्सर नागपुरी नाटक, कविता पाठ एवं गीत संगीत में भाग लिया करते थे, जिससे योगेश का नागपुरी साहित्य की तरफ रुझान बढ़ता चला गया। फिर जब इनके खुद के कलम में दम आया, तब इन्होंने कविता, कहानी, गीत आदि लिखना शुरू किया। इन्होंने अब तक कुल 4 किताबें लिखी हैं। वहीं नागपुरी हिंदी डिक्शनरी निर्माण संबंधी कार्य में भी काफी योगदान दिया है। इसके अलावा कई शोध पत्र पत्रिकाओं में हमेशा इनके लेख छपते रहते हैं। इनके द्वारा रचित 4 प्रमुख रचनाओं में पहला है नागपुरी के विवाह गीत। इस पुस्तक में नागपुरी समाज के विवाह के प्रत्येक विधि विधान और उसके प्रचलित गीतों का विश्लेषण किया गया है, जबकि इनकी दूसरी रचना बड़का दोइन में समसामयिक घटनाओं से जुड़े कई सामाजिक कहानियों का संग्रह है। इसमें अलग अलग विषयों पर 10 कहानियां संकलित की गई हैं। ये इनकी मौलिक रचना है। योगेश कुमार महतो उर्फ जुगनू ने कई गीतों की भी रचना की है। गेंदा फूल में इन्होंने 40 पारंपरिक गीत राग के आधार पर लिखा है। साथ ही इसमें इन्होंने 10 कविताओं का भी संग्रह किया है, जिसका पाठ कई मंचों पर किया जा चुका है। इनकी एक और रचना है झुबलू, जो कि एक नागपुरी नाटक है। इस नाटक में पलायन, मजदूर शोषण और बर्बादी का चित्रण बहुत ही संजीदा तरीके से किया गया है। इसके अलावा
योगेश की कई रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छप चुकी हैं, जो कि पंचायतनामा, जंगल गाथा, आदिवासी, श्री जीत, हथियार आदि नाम से प्रसिद्ध है। योगेश वर्तमान में भागवत गीता का नागपुरी अनुवाद कर रहे हैं। साथ ही नागपुरी व्याकरण, कहानी, गीत और उपन्यास लेखन का कार्य भी जोर शोर से कर रहे हैं। योगेश कुमार महतो को अपनी रचनाओं के लिए बाल रंग, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, महाकवि बलिराम घासी मछली स्मारक समिति, झारखंड कला मंदिर, क्षेत्रीय भाषा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में सम्मानित और पुरस्कृत किया जा चुका है। श्री योगेश कुमार महतो, अभी तक उनकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें है नागपुरी विवाह गीत, गेंदा फूल, बड़का दोइन और झुगलू। आधुनिक नागपुरी साहित्यकार के रूप में ये उभर रहे हैं। इनकी लेखनी बहुत अच्छी है। इन्होंने यहाँ की समसामयिक जो समस्याएं हैं उस पर अपना कलम चलाया है। किस तरह से यहाँ शोषित पीड़ित लोग जो हैं और कैसे यहाँ जिस जगह को छोड़कर दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं, इन सब बातों को इन्होंने अपनी लेखनी में दर्शाया है। इसके अतिरिक्त इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये खासकर गीतों पर ज़्यादा लिखा है इन्होंने, और इनको आप कोई सा भी विषय दे दीजिए, ये तुरंत उस पर गीत बना सकते हैं। जो योगेश कुमार महतो हैं, उनको लगभग मैं देखा कि सभी विधा में, जैसे आप गीत, जैसे गीत में देखें तो उनका लोकगीत, विवाह लोकगीत है उनका रचना। उसी तरह हम लोग देखते हैं, और उनका मैं चूँकि उसको बहुत नज़दीकी से जानता हूँ, तो वो जो पीएचडी अभी कर रहे हैं, उनका जो पीएचडी का टॉपिक भी है वो उपन्यास से है। तो उपन्यास से संबंधित आप पर भी उनका पकड़ है, और कहानी भी, जो बड़का दोइन है जो रचना है, तो उनमें जो कहानी है मैं पढ़ा हूँ, तो उसमें देखा हूँ कि जो हम अगल बगल में देख रहे हैं, जो कि समस्याएं हैं या जो भी मतलब विषय वस्तु जो अभी के लोगों के लिए जो होना चाहिए, आधुनिकता से संबंधित भी उन्होंने अपनी रचना में मतलब दिखाने का प्रयास किए हैं। उसी तरह आप नाटक, जो उनका नाटक है, उसमें भी आधुनिकता का थोड़ा प्रभाव दिखाई पड़ता है। और उनका जो गीत और जो कविताएं, जो गेंदा फूल जो संग्रह है, उनमें भी मतलब सारे मतलब विधाओं, मतलब सारे विषयों को, जैसे प्रकृति से संबंधित हो, आपका जो भक्ति से भी संबंधित हो, या यहाँ का जो भी सौंदर्य से संबंधित हो, इस तरह का सभी मतलब रचनाएं, उनके जो साहित्यिक रचना है उनमें दिखाई पड़ता है। नागपुरी भाषा और साहित्य का पैमाना और भी बृहद है। यहाँ कई और भी महान साहित्यकार हैं जो लगातार नागपुरी गद्य और पद की रचना कर नागपुरी साहित्य को और भी भव्य बना रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको ये अंक बहुत ही रोचक लगा होगा। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।